दोस्तों, मैं सचिन एक बार फिर से आपका अपने परिवार सिविल सर्विसेज वाला पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और माफ़ी चाहूँगा कि मैं समय से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी अभी तक। आज से शुरू करते हैं अपनी जर्नी। हिस्ट्री की क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर प्रारंभिक कथन क्या कब कहाँ और कैसे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। यहाँ पर मैं आपको सभी एग्ज़ाम की अपडेट देता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अब ये क्लास कभी ना रुके और ये एनसीईआरटी जो मैंने शुरू की है क्लास 6 से, ये पूरी 6 to 12 कंप्लीट करके एक प्लेलिस्ट अलग बना दी गई है इसकी, वहाँ पे इसका वीडियो मिलता रहेगा आपको। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो नोट्स बनाते रहना, साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे। 6 क्लास में एनसीईआरटी हमारे पास हमारे अतीत नाम से आती है। हमारे अतीत फर्स्ट, इसमें हम कक्षा 6 में जो इतिहास रहा है वो सीखेंगे। यहाँ से हमें इतिहास की समझ हमारे दिमाग में विकसित होगी, जिससे हमें आने वाले एग्ज़ाम में जब भी हम कोई बड़ा एग्ज़ाम दें या जीएस में हमें डर लगता हो, वो कमियों को दूर करने के लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरी सीरीज ही इसके लिए बनाई गई है कि आपको जीएस का डर ख़त्म किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं 6 क्लास में। प्रारंभिक कथन, इसमें आपको इतिहास में क्या कब कहाँ और कैसे हुआ उसके बारे में कैसे हम जान सकते हैं, ये चीज़ रहेगी। अगला चैप्टर जो आएगा, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, क्या पहले लोग कैसे रहते थे, खाना कैसे जुगाड़ पानी चलता था उनका, वो चलेगा। आरंभिक नगर, प्रारंभ में नगर कैसे थे, क्या हमें नगरों के बारे में पता चला, वो मिलेगा। किताबें कौन सी थीं या कौन से अभिलेख थे, क्या थे, जिससे हमें पता चले कि पहले का इतिहास हमारा कैसा रहा। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, पहले के राजाओं के बारे में। ठीक है, ऐसे वन बाय वन हम चैप्टर ख़त्म करके चलेंगे और बहुत ही आसानी से एकदम स्पष्ट समझते हुए चलेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर बीच बीच में शॉर्ट वीडियो डालता रहूँगा, कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो। ठीक है, कोई गलती होती है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, एक बार आप बता ज़रूर दें, मैं उसका डाउट पूरा क्लियर कर दूँगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का अपना जो पहला चैप्टर है वो है प्रारंभिक कथन क्या कब कहाँ और कैसे। चलिए, तो ये रहा आपका चैप्टर। एनसीईआरटी की एक खूबी क्या है कि जैसे हम कोई एक स्टैंडर्ड बुक लेते हैं तो उस बुक में हमें डिटेल में दिया रहता है, लेकिन वो ऐसे पॉइंट वाइज होता है कि हमको समझ में कम आता है। लेकिन एनसीईआरटी क्या है, एक कहानी के रूप में देती है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, रसीदा का सवाल जैसे मन में उठा कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी कि 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि क्या कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ। तो इसी को इतिहास कहते हैं कि पीछे की जानकारियों को हम पता करने की कोशिश करें और हमें कुछ जानकारियाँ उससे मिलें, तो वो जो जानकारियाँ मिलती हैं वो इतिहास से जुड़ी रहती हैं। कैसे पता लगाएं, जैसे कि इसमें बताया गया है कि यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, क्या करते हैं आप, रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जान सकते हो? इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो आपके दिमाग में सीधी सी एक बात आएगी कि इसके लिए हमें कोई किताब की ज़रूरत पड़ेगी या किसी न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ेगी जो बहुत पुराना हो और बहुत साल पहले हुआ हो, तो किसी अभिलेख की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। अतीत के बारे में हम जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, क्या कपड़े कैसे पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे। ठीक है, शिकारी, पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिक जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा कि वहाँ से हमें जो भी साक्ष्य मिले हैं, जो अभिलेख मिले हैं,
उनसे हमें पता चलेगा कि पहले के लोग क्या करते थे। ठीक है, चलिए यहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है, उसी में से आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आप उससे नोट बनाएंगे तो आपको आसानी होगी और टाइम की भी बचत होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लोग कहाँ रहते थे इसके बारे में जब हम एनसीईआरटी शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि नर्मदा नदी के तट के आसपास आप देखेंगे तो कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों में विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहाँ से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट होता है शिकार और आखेटक शिकारी। तो हमें यहाँ से पता चला कि जो हमें सबसे पहले पता चला कि कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पर ऐसे लोग थे जो शिकार के भरोसे रहते थे या जड़ों के फलों से अपना जीवन यापन करते थे। तो यहाँ पे हमने एक अलग लिखा है पॉइंट कि नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले लोग कुशल संग्राहक थे। कैसे लोग थे? कुशल संग्राहक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगर हम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों की बात करें तो इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। तो हमें यहाँ से पता चला कि उत्तर पश्चिम में जो अभी हमारा भारत है इसके उत्तर पश्चिम में सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ थी। उन सुलेमान किरथर पहाड़ियों से हमें सब 8,000 वर्ष पहले सर्वप्रथम गेहूँ और जौ की फसलें पता चली कि यहाँ उगती थी। ठीक है, और लोग कैसे रहते थे? गांव में रहते थे और पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था उन्होंने। कैसी? भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं को। ठीक है, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में हमें पता चला। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य। तो इससे हमें पता चला, पूछे कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ? तो उत्तर पूर्व में भारत के। और विंध्यांचल कहाँ है हमारा? विंध्यांचल हमारे मध्य भारत में है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में है। तो उत्तर पूर्व गारो में कृषि का विकास हुआ और मध्य भारत में जो विंध्य की पहाड़ियाँ थी वहाँ से हमें सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले कि वहाँ पे सबसे पहले चावल उपजाया गया। ठीक है, ये हमारा मैप है। तो यहाँ पे मैप पे मैंने कुछ ऐड कर रखा है, इसको अपने अनुसार एडिट कर लीजिएगा। कि गारो की पहाड़ियाँ देखो ये है उत्तर पूर्व, यहाँ पे गारो की पहाड़ियाँ, यहाँ से हमें कृषि विकसित हुई, कृषि विकास के बारे में पता चला। विंध्य पहाड़ियाँ हैं, ये विंध्य पहाड़ियाँ जो है यहाँ से हमें क्या मिला? चावल का उत्पादन हुआ, ये हमें पता चला सबसे पहले। ठीक है, और आप उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो अभी जो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, पाकिस्तान का इलाका जहाँ पड़ेगा वहाँ पे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, वहाँ पे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से हमें सिंधु नदी के किनारे आरंभिक नगर 4700 वर्ष पूर्व यहीं पता चला, इस सिंधु नदी पे। और सुलेमान किरथर पे अभी हम बता के क्या था, वहाँ पे गेहूँ और जौ की फसलें सबसे पहले उगाई गई। यहाँ गंगा नदी भी दिखाई जाएगी इस मैप में। तो यहाँ पे जो गंगा नदी है, ठीक है, तो गंगा नदी ये रही। तो गंगा नदी के किनारे क्या है? 2500 वर्ष पूर्व मगध राज्य का विकास हुआ इसी गंगा नदी के किनारे। ठीक, गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी है। ठीक है, यहीं गंगा नदी की सहायक नदी ये सोन नदी है। ठीक, नर्मदा के किनारे नर्मदा नदी आपको यहाँ दिखाई देगी। ठीक, नर्मदा के किनारे क्या है? आखेटक और संग्राहक हुए। सुलेमान कृतक से गेहूँ जौ की फसलें मिली। उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियों में आरंभिक कृषि और मध्य में विंध्य पहाड़ियों में सर्वप्रथम चावल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पता है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। ये एनसीईआरटी हमें ऐसे समझाती है कि ऐसे करते चलो कि चलो हमने एक मैप लिया, उसमें सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ हमने खोजी। ठीक है, लेकिन जो तथ्य हैं वो क्या कहते हैं कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। कभी पूछे सहायक नदियाँ क्या है, तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं।
लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो 4700 वर्ष पूर्व हमें इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर मिले, लेकिन 2500 वर्ष पूर्व हमें गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगर मिले। तो यहीं पे हमारा मगध का जो साम्राज्य था या मगध का जो क्षेत्र था वो इसी गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे हमें फलता फूलता मिला। ठीक, आगे है गंगा और इसकी सहायक नदी सोन। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। तो गंगा के दक्षिण में इस नदी के आसपास का क्षेत्र जो था उसे मगध कहते थे उस समय, अभी वो बिहार है। तो मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। तो मगध सबसे बड़ा उस समय का राज्य था और बहुत शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, आगे देखते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। उपमहाद्वीप का यहाँ अर्थ जो है वो अपने भारत से है कि लोगों ने सदैव भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। तो पहले ये चलता रहता था, एक किनारे से दूसरे हिस्से में जाते रहते थे और बीच में यहाँ युद्ध भी होते रहते थे। एक दूसरे के राज्य को छीन लिया जाता था, अपने मिला लेते थे, फिर उसको हरा देता था, वो अपने में मिला लेता था। ये घटनाएं इतिहास में मिलती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ नोट अलग है कि चीन तथा म्यांमार आज पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, उस अभी जो भारत है वो बड़ा हिस्सा है इस एशिया में, लेकिन दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। इसको हम उपमहाद्वीप की जगह हम दक्षिण एशिया यहाँ कह सकते थे। ठीक है, जो हमने कहा था कि उपमहाद्वीप को हम भारत अभी कहेंगे, लेकिन अभी हम क्योंकि हम मगध की बात कर रहे थे इसलिए हम भारत कह रहे थे, लेकिन ये उपमहाद्वीप का अर्थ जो है वो दक्षिण एशिया से है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट जो हैं वो मैंने अपनी ओर से इसमें बाहर निकाल लिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे। वो ये है कि 4700 वर्ष पूर्व यहाँ से हमें मिला सिंधु व सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। 2500 वर्ष पूर्व गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ, जिसमें मगध निकला। मगध सबसे बड़ा राज्य और शक्तिशाली राज्य था। गंगा की सहायक नदी सोन है। मगध गंगा के दक्षिण में था और वर्तमान बिहार में है। मगध एक विशाल राज्य था। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा भारत है या जिस उपमहाद्वीप का हम हिस्सा हैं, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश का नाम कैसे क्या पड़ा उसके बारे में यहाँ से हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे अभी जो हमने ये पढ़ा है इससे हमें ये समझ में आता है कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अभी यहाँ पे परंपराएं और सांस्कृतिक परंपराएं जो हैं उनका विकास हो रहा था कि किसी कि वहाँ जो होता है वो चीज़ हमारे यहाँ होनी चाहिए। जैसे कि लोग पत्थर को तराशने, देखा दुनी जो चीज़ें होती हैं कि इसको देख के सुधारना अपनी चीज़ों को, भोजन बनाने के नए नए तरीके, ये सब चीज़ें अभी सुधर रही थी इस टाइम पे। ठीक है, इसके बारे में हमने जो नोट पॉइंट दिए हैं वो नोट पॉइंट हम इतना पढ़ने के बाद उसके बाद डिस्कस करेंगे कि नोट पॉइंट हमने क्या क्या इसमें से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें देश के नाम के बारे में दिया है। देश के नाम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि अपने देश के लिए प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया कैसे क्या हुआ? तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, अपने एटलस में ईरान और यूनान हम देखेंगे तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने
सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। कोई पूछे कि इंडिया शब्द कैसे निकला, तो इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसका अर्थ होता है संस्कृत में सिंधु। और 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से जो ईरानी और यूनानी आए थे, उन्होंने सिंधु को हिंदोस या इंडोस कहा और इस नदी के पूर्व में जो भूमि प्रदेश था उसको इंडिया कहा। तो इंडिया नाम किसने दिया? ईरानियों ने और यूनानियों ने। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। अब भरत नाम का जो प्रयोग था वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता था। इसका उल्लेख आपको संस्कृत की आरंभिक रचना है ऋग्वेद, उसमें मिलता है। तो भरत का जिक्र आपको किस रचना में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। इसका रचना लगभग 3500 साल पुरानी है और ये संस्कृत की आरंभिक रचना मानी जाती है, जो ऋग्वेद है। ठीक है। बाद में इसका प्रयोग हम किसके लिए करने लगे? भरत का हम देश के लिए करने लगे और यहीं से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो हम देखेंगे अतीत के बारे में कैसे आप जान सकते हैं। तो इसके बारे में आप जब देखेंगे तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना पढ़ना है। अब पुस्तकें उस समय की नहीं मिलती थी, तो उस समय हमें क्या मिलता था कि हमें कुछ पांडुलिपि मिलती थी, मतलब कुछ चीज़ों पे लिखा हुआ, किसी पत्ते पे लिखा हुआ। ये पांडुलिपि क्या है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि ये पुस्तकें हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द, लैटिन शब्द मैन्यू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। तो पांडुलिपि क्या थी? एक मैन्यूस्क्रिप्ट थी इंग्लिश में, और मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन भाषा का एक शब्द होता है मेन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ है, उससे निकला है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं हाथ से लिखा हुआ कह सकते हैं। पांडुलिपि को हम कह सकते हैं हाथ से लिखा हुआ। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार करके भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। तो ये कैसे बनाई जाती थी कि जो हमारे ताड़पत्र हुआ करते थे, या हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ होता था भुर्ज, उसकी छाल को उतार के और उसे एक विशेष प्रकार से एक भोजपत्र बना के उस पर लिखा जाता था। तो इसी को पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है। तो पांडुलिपि क्या थी? हमारे इतिहास को जानने की एक छोटा सा, कोई हम कहें कहीं एक पांडुलिपि का कोई पेज मिल गया। पेज का मतलब यहाँ वही पत्ता है, उस पत्ते पे लिखा हुआ, तो वहाँ से हम उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे ये आपको दी गई है एक पांडुलिपि, ये दी गई है, ये एक पांडुलिपि है, ये पूरी एक पांडुलिपि है। इसमें लिखा गया है, इसकी भाषा अलग है, आपको यहाँ पे दिखाई नहीं गई है कि क्या लिखा है, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भोज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो ये क्या है? पांडुलिपि है। ठीक है। अब इस पेज से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिल सकती थी, क्या क्या हम लिख सकते थे, वो हमने कुछ इस तरह से अलग निकाल के रखा है। कि इंडिया थोड़ा धुंधला है, तो मैं क्योंकि ये पेंसिल से लिखा हुआ है, ठीक है, बुक पे मैंने पेंसिल से लिख रखा था, तो थोड़ा धुंधला है, इसलिए मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हैं। कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है और इंडस का संस्कृत में अर्थ सिंधु होता है। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंडोस कहा। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। 3500 वर्ष पुरानी संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भरत का उल्लेख मिलता है। बाद में इसे देश के नाम से जाना गया। इतनी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं ये किसी भी एग्जाम के लिए। उसके बाद पांडुलिपि के बारे में हमें पता चला कि मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन भाषा में मैन्यू का अर्थ हाथ है। मैन्यूस्क्रिप्ट इंग्लिश में पांडुलिपि का रूप हो गया। और स्क्रिप्ट कैसे बना? तो वो लैटिन भाषा में मैन्यू शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है हाथ है। ये होती क्या है पांडुलिपि? कि ताड़पत्रों व हिमालय में उगने वाले भोज के पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। ठीक है। तो यहाँ से हमें इतनी चीज़ें नोट कर लेनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ से फिर हम वही कहानी सी पढ़ेंगे और वहाँ से हमें जो जो चीज़ मिलेगी उसको हम अलग लिख लेंगे। जैसे इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियाँ कहाँ हैं? मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती हैं।
इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। तो पांडुलिपियाँ कहाँ से मिलती हैं? धार्मिक, ये मंदिरों से और बिहारों से। और इनमें क्या मिलता है? इनमें होता क्या है? धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं का जीवन कैसा था, औषधियों के बारे में और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती थी। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे उस समय। ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ कविताएं भी मिलती हैं, जिसमें कई संस्कृत में लिखी हैं और कुछ प्राकृत और तमिल में लिखी हैं। प्राकृतिक भाषा क्या थी? वहाँ जो आम लोग उस समय बोलते थे उनको प्राकृतिक भाषा कहते थे, प्राकृत। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते थे। तो आपसे पूछे कि अभिलेख अभिलेख के बारे में आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण जो लेख मिलता है उसे हम अभिलेख कहते हैं। ठीक है। तो कभी कभी शासक क्या करते थे, या कई अन्य लोग भी अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे कि ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। और कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। इन्हीं अभिलेखों पे लिखवाते थे कि हमने इस सन में ये लड़ाई जीती, ये लड़ाई जीती। ये सब ब्यौरा इस पे रहता है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है। तो ये अभिलेख जो आप सामने देख रहे हैं ये कंधार अफगानिस्तान से मिला है। आपसे पूछा जाए कि अशोक का इनमें से कौन सा अशोक का अफगानिस्तान में किस शहर से अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो किस शहर से पूछे तो कंधार से। ठीक है। कंधार कहाँ है, कभी ये भी पूछे तो कंधार माइंड में ना आए। जैसे कि अभी शायद इसमें आरओ के पेपर में आया हुआ था ये क्वेश्चन कि कंधार को उसमें दिया गया था। ठीक है। अफगानिस्तान में कौन सा शहर नहीं है, उसमें ये था ऑप्शन में, तो उसमें कंधार था। तो कंधार आपको पता रहना चाहिए कि अफगानिस्तान में है। ठीक है। तो कंधार से ये प्राप्त हुआ। किसका है ये? या ये पूछे कंधार से प्राप्त अभिलेख किस शासक का है, तो वो जो है अशोक का है। ठीक है। बाद में यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। पूछे कि जो कंधार से अभिलेख मिला वो किस लिपि में या भाषा में, तो यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यूनानी तथा अरामेइक, यूनानी तथा अरामेइक दो अलग अलग लिपियां और भाषाएं हैं, इसमें ये अभिलेख मिला। इतनी चीज़ें हमें इस पूरे पेज से मिलती हैं। तो इनको हमने एक जगह लिख रखा है, आप भी अलग छाट के लिख सकते हैं कि पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। विहार क्या है? विहार वो हैं, आगे आप पढ़ेंगे जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे आके, तो विहार आपको पता चलेंगे। विहार होता था कि जैसे संत महात्मा हुए या बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, वो अपना घर छोड़ के जब प्रचार प्रसार के लिए निकलते थे तो वो कहीं बीच में रुकते थे। अब जैसे बारिश का मौसम रहता था तो कई दिनों दिनों तक बारिश चलती रहती थी, तो कहीं लंबे समय तक रुक जाते थे। तो वहाँ रुकने के लिए कुछ जगह होनी चाहिए थी। तो उन जगहों पर कुछ आश्रम टाइप में जो है निर्माण कराए गए, उनको विहार बोला गया है। ठीक है। तो मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं पांडुलिपियाँ। ये संस्कृत, प्राकृत व तमिल में मिलते हैं। और प्राकृत क्या है? आम लोगों की भाषा थी। अभिलेख क्या है? तो अभिलेख को बताया मैंने कि पत्थरों या धातु जैसी सतह पर लिखा हुआ लेख जो होता है वो अभिलेख होता है। ठीक है। अभिलेखों में क्या होता था? शासक आदेश और लड़ाइयाँ, राजा रानी अपने कार्य, स्त्री पुरुष भी अपने कार्य। 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ठीक है। इस पर अशोक के आदेश उत्कीर्ण हैं। यह अभिलेख यूनानी व अरामीक लिपि में है। इतनी चीज़ें आपको इस पेज से मिलती हैं और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। चलिए अगला पेज है आपका, इसको देखते हैं। ये आप जो देख रहे हैं चित्र में, तो एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। ये 4700 वर्ष पूर्व इन पात्रों का प्रयोग होता था। और जो साइड में आप ये देख रहे हैं, ये आपको सिक्के हैं। ये क्या है? सिक्के हैं।
इनके बारे में यहाँ बताया भी गया है कि इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। ठीक है, ये पात्र जो है, पात्र का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व और इन सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। ठीक, हमारे प्रयोग में जो आजकल सिक्के आ रहे हैं वो इनसे बहुत भिन्न है। रीडिंग करते हैं इसकी। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। तो हमें जो चीज़ें मिली उनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। आगे हमें पता चलता है कि पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। पुरातत्वविद होते हैं वो कैसे पता लगाते हैं? वो जानवरों की, चिड़ियों की और मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, क्योंकि वनस्पति तो गल जाती है काफ़ी समय बाद, वो पता ही नहीं इतनी जल्दी, लेकिन हड्डियों का कुछ अवशेष जरूर बचता है। तो यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि इतिहासकारों के स्रोत क्या हैं, तो इतिहासकारों के स्रोत क्या होंगे? पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियाँ, ये इतिहासकार के स्रोत रहते थे। और इतिहासकार किन्हें कहते हैं? तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। इन्हीं स्रोत के आधार पर हम अपने अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार तथा पुरातत्व उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कहें कि पुरातत्वविद और इतिहासकार को हम क्या कह सकते हैं? जासूस भी कह सकते हैं। तो इस पेज से हमें क्या मिला? ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ से हमें इतिहासकार पता चला। इतिहासकार क्या होता है? तो इतिहासकार के बारे में आप कह सकते हैं अतीत का अध्ययन करने वाला इतिहासकार होता है। और इतिहासकार के स्रोत क्या होते हैं? पुरातत्वविद में स्रोत किसको कहते हैं? तो ये स्रोत कहते हैं पांडुलिपियों को, अभिलेखों को और पुरातत्वों से प्राप्त जानकारियों को ये लोग स्रोत मानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। अतीत का जो अर्थ है यहाँ पे बहुवचन है, कि कई लोग जगह की चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। सबके जो जीवन है वो अलग अलग थे, जैसा कि हम आज भी देखते हैं। ठीक है, तो इस पेज में आपको खास ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं। तिथियों का मतलब दिया गया है, आपको ये पीडीएफ मिल सकती है, आप पढ़ सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें मेन चीज़ें यहाँ से निकालनी है। ठीक है, तो तिथियों का मतलब यहाँ से हम समझते हैं। तिथियों का मतलब बताया गया है। तिथियाँ क्या होती हैं? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। लेकिन होता क्या था, हमें लिखा मिलता है ना कि ईसा पूर्व, बीसी। ठीक है, तो ये सब लिखे मिलते थे, तो इनका अर्थ क्या होता है वो इस जगह बताया गया है। अगर ईसा पूर्व या बीसी लिखा है तो उसको ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व या बीसी लिखा है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। तो ये लिखा है तो इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। जैसे 2000 ईसा पूर्व, तो ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल पहले। एडी और ईस्वी का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से, कि जैसे 2000 हुआ तो ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल हो गई। जैसे अभी 2024 चल रहा है तो ईसा मसीह के जन्म से 2024 वर्ष। ठीक है, अगर पीछे एडी या ईस्वी लगे हैं, एडी का मतलब यहाँ एनो डोमिनी होता है। ठीक है, ऐसी जो तिथियां हैं, भारत में इस प्रकार की तिथियों का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व ही शुरू हुआ है। इससे पहले इसका प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ से मिलेगा कि देखो, अंग्रेजी में अगर बीसी या हिंदी में ईसा पूर्व, इसका तात्पर्य क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक, तुम तिथियों में एडी हिंदी में लिखे मिलेगा, इसका अर्थ होता है एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी क्या है? दो लैटिन शब्दों से बना है, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। तो एनो डोमिनी जहाँ लिखा होगा ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, और जहाँ पे ईसा पूर्व लिखा होगा वो जन्म से पहले।
ईसा मसीह के जन्म से पहले। कभी कभी AD की जगह CE भी लिखा आता है, याद रखना AD की जगह CE भी आता है, ठीक है। तथा BC की जगह BCE भी आता है। AD की जगह CE और BC की जगह BCE। तो यहाँ पे जो AD की जगह CE आता है उसका अर्थ होता है कॉमन एरा, और BC की जगह BCE आता है उसका आता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो ये शब्दों को थोड़ा ध्यान रखें, फुल फॉर्म कभी पूछ ले कि BCE क्या है तो बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। CE क्या है, कॉमन एरा, ठीक है। BC क्या है, बिफोर क्राइस्ट। AD क्या है, एनो डोमिनी, ठीक। तो भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है, ठीक। कभी कभी अंग्रेजी के BC का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर। BP का जो अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। ये बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। तो ये तो हमारा था फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। इसके बारे में हमने आज पढ़ा है। इसके कुछ अगर क्वेश्चन आप करके देखें तो कैसे करते, तो आप यहाँ देखेंगे नर्मदा घाटी के बारे में आपने क्या जाना, यहाँ किनारे क्या है, आखिट तथा संग्रहण मिले। मगध क्या है, पहला बड़ा राज्य। गारो की पहाड़ियों से आरंभिक कृषि। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, इसके किनारे प्रथम नगर। और गंगा घाटी के किनारे लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक नगर। इसको क्या कहोगे आप, मगध। इसको आप मगध कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर एक मान लो आंसर राइटिंग की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को जरूर देखें, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताइए। पांडुलिपि और अभिलेखों में अंतर बताइए। तो बहुत सिंपल है, पांडुलिपियाँ जो होती हैं वो हिमालय में एक वृक्ष होता है भुर्ज, उसकी छाल को उतार के भोजपत्र तैयार करके उस पर लिखा जाता है, हाथ से लिखा हुआ। और अभिलेख होते हैं जो पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया जाता है या खुरेदने से जो बनाया जाता है, ठीक है, खोद कर जो बनाया जाता है उसे हम अभिलेख कहते हैं, ठीक है। कुछ उपयोगी शब्दों के बारे में बात करें, अगर कुछ शब्दों की जानकारी हमें चाहिए। यात्रा क्या होती है आप जानते हैं, यात्रा जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग जाते थे उस समय। पांडुलिपि आप जानते ही, अभी बताया। अभिलेख भी अभी बताया। पुरातत्व क्या होता है, जो हमारे इतिहास को जानने के लिए जासूस का कार्य करते हैं। इतिहासकार भी होते हैं, लेकिन इतिहासकार क्या करते हैं, अतीत के बारे में जानने के प्रयास करते हैं। स्रोत इनके आप देख ही चुके हैं कि पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व से प्राप्त जानकारी इनके स्रोत होते हैं, ठीक है। अज्ञात लिपि, कुछ लिपियाँ ऐसी हैं जो अभी पढ़ नहीं सकते, ठीक है। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, ठीक है। तो ऐसे को जो अर्थ निकालना है वो हमें कई विद्वानों ने उनके अर्थ निकाले भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस पेज पे हमें सिर्फ इतना मिला है कि पांडुलिपियों को ताड़ पत्रों एवं भुर्ज के पेड़ की छाल से बने भोजपत्रों पर लिखा हुआ मिलता था, अभिलेख पत्रों या कठोर धातु जैसी सतहों पर, ठीक है। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। इसमें कुछ तिथियां और हैं, अगर उन पर हम नज़र डाल लें चलते चलते, तो कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो हमें मिले वो 4700 वर्ष पूर्व मिले। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य जो हमें मिला वो 2500 वर्ष पूर्व मिला। और वर्तमान जो अभी वर्तमान चल रहा है ये लगभग 2000 पूर्व जो था उससे शुरू हुआ है, जो अभी वर्तमान चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनको अच्छे से नोट कर लें, नोट्स बनाते चलें। हर चैप्टर आपको यहाँ पे कराते चलेंगे एक साथ। और प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ से आप ले सकते हैं। अभी टेक्नीशियन की वहाँ पे एक साइंस की क्लास पड़ी हुई है, उसको हम कल आगे बढ़ाएंगे। कल मेरे पास समय थोड़ा ज़्यादा है तो कल मैं 2 वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। कल साइंस की कर दूंगा और एक क्लास 6 के चैप्टर 2 की हिस्ट्री की। तो वहाँ NCERT हिस्ट्री की क्लास 6 की प्लेलिस्ट अलग बनी है, टेक्नीशियन की साइंस की क्लास की प्लेलिस्ट अलग बनी है, तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। कोई भी अगर सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट में दे सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो उसको आप कमेंट में दे सकते हैं, मैं शॉर्ट वीडियो से आपके डाउट क्लियर करता रहूँगा। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ और सपोर्ट कीजिए इस छोटे से प्रयास को। और मैं इस पे मेरी तमन्ना जो है वो बहुत बड़ा करने की है आपके साथ। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो निश्चित ही इसमें ज़रूर सफलता मिलेगी, हमें भी और आपको भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।